हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज अपने इस वीडियो के अंदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं और कॉन्सेंट्रेशन टर्म के अंदर मैं आपको ब्रीफली बता दूं कि मैं कवर क्या करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग कर लेंगे कवर कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या होता है, जिसमें कि सॉल्यूशन पहले देख लेंगे, सॉल्यूट सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, आपको थोड़ा पहले से आता होगा, थोड़ा और जान के उसको करेक्ट कर लेंगे फेज वाइज। देन उसके बाद क्या करेंगे कि आपके पास वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मतलब समझ लेंगे, थोड़े कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल देख लेंगे जिससे कि उसमें क्लैरिटी आ जाए कि वेट बाई वेट में क्या लेना है। देन हम लोग ये जब पढ़ लेंगे ना, देन हम लोग इस लायक हो पाएंगे कि मोलैरिटी पे बात कर सके। तो इस लेक्चर में हम लोग बेसिक कॉन्सेंट्रेशन टर्म वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको जो मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहला टर्म है सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर आपसे मैं पूछूं कि सॉल्यूशन क्या है, तो आपने पढ़ा होगा इससे पहले, थोड़ा बहुत डेफिनेशन वाइज आपको पता भी होगा। ठीक है, तो आपने पढ़ ये रखा होगा कि भाई होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब जो कंपोनेंट है वो थ्रूआउटली ऐसे समझ लो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जैसे कि आप पानी में चीनी डाल दो, ठीक है, दो कंपोनेंट है चीनी और पानी मिलाया, कहीं से भी आप पानी का एक सैंपल निकालो और उसको टेस्ट करो तो सेम ही होगा ना, वहाँ पे आपका टेस्ट सेम आएगा। इसका मतलब जो चीनी है वो पानी में थ्रू आउट जो वेरिएशन है वो क्या है, लीनियर है, या फिर बोल सकते हो कि यूनिफॉर्म है। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोल देते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को पहले ये देखना है सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, एक हो जाता है सॉल्यूट और एक हो जाता है सॉल्वेंट। तो जैसा कि आप सब जानते हो सॉल्यूट किसको बोलोगे, जो कम अमाउंट में हो, और सॉल्वेंट किसको बोलोगे, जो ज्यादा अमाउंट में हो। ठीक है, तो मैं यहां पर इसको डेफिनेशन मत बोलो, ऐसे सिंपल टर्म्स में लिख देता हूं। द कंपोनेंट which is present in small amount। ठीक है, वो कंपोनेंट जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको क्या बोल देंगे, सॉल्यूट। और यहां मैं जनरली लिख रहा हूं, जनरली। ठीक है, अब आप सोचोगे सर जनरली क्यों, जनरली का भी मतलब समझ में आ जाएगा कि एग्जांपल क्या बताना। यहाँ पर ये भी टर्म, ये जनरलाइज चीज हो रही है, आपने जो 10th तक पढ़ा है ना उसी पे जनरलाइज तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन फाइनली क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज होती है। वो कैसे चेंज होंगी वो देख लेंगे। सॉल्वेंट में लिख लीजिएगा कि द कंपोनेंट which is present in large amount। ठीक है, अमाउंट यहां भी जनरली लिखिएगा। ठीक है, ठीक है, जनरली का मतलब है कि हर बार नहीं करेक्ट होता है। तो पहले जरा एक छोटा सा एग्जांपल पकड़ते हैं। आप एक एग्जांपल ले लो, आपने क्या किया है, यहां पर 5 लीटर वाटर ले लिया, 5 लीटर पानी ले लो, और चीनी आप जानते हो, चीनी मिला लो यार, इसमें 50 ग्राम शुगर ले लीजिए। तो आपको पता है इससे क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन बनेगा। 5 लीटर पानी लिया, उसके अंदर चीनी डाल दिया, सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन बना, इसमें मैं अगर तुमसे पूछूं कि बताओ सॉल्यूट कौन, सॉल्वेंट कौन, आप लोग बहुत आराम से बता दोगे कि सर वाटर तो 5 लीटर है, बहुत ज्यादा पानी है, तो ये हो जाएगा सॉल्वेंट। ठीक है, मैं मार्कर भी चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको एक्यूरेट दिखे, सॉल्वेंट। और ये क्या हो जाएगा, स्मॉल अमाउंट में था तो इसको बोल देंगे कि ये सॉल्यूट है कि नहीं। ठीक है बात, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम करेक्ट आप बोल रहे हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, आइए आप ले लो यहाँ पर इस बार 5 ml वाटर, 5 ml समझ रहे हो ना, बहुत कम हुआ वाटर, प्लस अब यहां पे ले लो 1 kg शुगर। अब बन जाएगा एक सॉल्यूशन। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, शुगर बहुत सारा होगा, 1 kg ले लो तो 1 kg इतना सारा तो होगा, मान लो ऐसा है, ये शुगर का हिप बना हुआ है, ये शुगर। ठीक है, ये मान लो आपके पास ये शुगर है, और इसके अंदर आप क्या डाल रहे हो, 5 ml वाटर। तो फिर से आप वही बोलोगे कि सर कम ये है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। और ये ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, है कि नहीं है। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो आपने ये कहा ये रॉन्ग हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि सर कैसे रॉन्ग हो गया, मैं लिख देता हूँ, पहले इसको लिख लीजिएगा सॉल्वेंट, और ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। अभी एक्सप्लेन करते हैं, देखिए मेरी बात सुनिएगा।
आपने 10 तक यही पढ़ा होगा ना, जो ज्यादा लिया वो क्या हो जाएगा सॉल्वेंट, और जो कम लिया वो क्या हो जाएगा सॉल्यूट। एकदम सही है। लेकिन ये जो आपका कंडीशन है ना, ये तब एप्लीकेबल होता है व्हेन द फेज ऑफ कंपोनेंट्स आर सेम। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो दो कंपोनेंट आप मिला रहे हो जिससे आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है, अगर दोनों का फेज सेम है, मतलब दोनों या तो लिक्विड लिक्विड है या तो दोनों गैस गैस है, दोनों का फेज सेम होना चाहिए, मतलब दोनों का जो फिजिकल स्टेट है ना वो सेम होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है कि वाटर तो लिक्विड है लेकिन शुगर क्या है, सॉरी वाटर लिक्विड लेकिन शुगर क्या है सॉलिड है। ठीक है, तो दोनों का फेज अलग अलग हो रहा है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, जब फेज अलग अलग होता है ना तब वो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाते। आप मेरी बात यहाँ ध्यान से सुनिएगा। आपने शुगर लिया, आप इसके ऊपर से क्या डालने वाले हो पानी, कितना ml 5 ml। तो 5 ml अगर आपने यहाँ पे पानी डाला तो यहाँ जहां पानी डालोगे ना, ध्यान से समझना, वहां का जो शुगर होगा वो मेल्ट हो जाएगा, है कि नहीं। जहां आपने पानी डाला वहां शुगर मेल्ट हो गया और वहां पे सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा कि नहीं बताइए। जहां पे आपने पानी डाला, मतलब शुगर का हिप तो इतना बड़ा है, 1 kg का ये शुगर का है, आपने एक शुगर का ढेर लगा दिया 1 kg का, अब उसके ऊपर अगर आप पानी डालोगे वो भी 5 ml, तो जहां आप 5 ml डालोगे वहां पर क्या होगा, चीनी मेल्ट हो जाएगी और सॉल्यूशन ऐसा लिक्विड जैसा बन जाएगा थोड़ा सा, है कि नहीं। तो असल में क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन बना वो यहीं पे बना, बस पूरे में थोड़ी ना बना, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना उसका फेज क्या है, लिक्विड है। तो याद रखिएगा, वैसे मैं बता देता हूं, व्हेन द फेज इज सेम, अगर फेज सेम है, दोनों लिक्विड लिक्विड, दोनों गैस गैस, दोनों सॉलिड सॉलिड, ऐसा सिस्टम है, तो सॉलिड तो नहीं होगा वैसे, दोनों लिक्विड लिक्विड या दोनों गैस गैस, जब दोनों की फेज सेम है, 2 या 3 चीज को भी आप मिला सकते हो, 4 को भी मिलाओ, अगर फेज सेम है तो याद रखिएगा जो ज्यादा होगा वो यहाँ पे ये वाला फंडा लग जाता है, जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट और जो कम है वो सॉल्यूट। लेकिन व्हेन द फेज इज डिफरेंट, तो आपको ये देखना है कि जो सॉल्यूशन बनेगा उसका फेज क्या है। सॉल्यूशन लिक्विड है, यहाँ पर ये सॉल्यूशन तो लिक्विड बनेगा ना, जब पानी आप चीनी पे पानी डालोगे तो सॉल्यूशन लिक्विड बनेगा। तो इन दोनों में से बताओ कौन लिक्विड है, वाटर लिक्विड है, तो इसलिए वाटर सॉल्वेंट। समझे? जब फेज डिफरेंट हो तो क्या करना है, देखना है कि फाइनल सॉल्यूशन का फेज क्या है। फाइनल सॉल्यूशन का जो फेज होगा, अगर वही फेज, ठीक है, वही फेज आपके जिस कंपोनेंट का होगा वो कंपोनेंट पर कैसे एक्ट करेगा, सॉल्वेंट की तरह, और तो दूसरा बचा हुआ क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूट हो जाएगा। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? चलिए ठीक है, तो आप यहां पे ऐसे लिख सकते हो कि व्हेन द फेज इज सेम, व्हेन द फेज इज सेम, व्हेन द फेज इज सेम ऑफ कंपोनेंट्स, तो वहां पे क्या होगा इस केस में जो लार्ज अमाउंट में होगा, और जो लार्ज अमाउंट में होगा वो क्या हो जाएगा, सीधा लिख देता हूं मैं, जो लार्ज अमाउंट में होगा सॉल्वेंट हो जाएगा, और जो स्मॉल अमाउंट में होगा, जो कम होगा, वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। मेरे हिसाब से यहां तक बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट यहीं से क्या बन जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपने क्या लिखा, फेज सेम है। जब फेज सेम नहीं हो तो यहाँ पर व्हेन द फेज ऑफ कंपोनेंट्स आर नॉट सेम, जब सेम नहीं है तो क्या करना होगा आपको ये देखना पड़ेगा कि जो 2 कंपोनेंट या 3 कंपोनेंट जितने भी आप मिक्स कर रहे हो, ठीक है, मिक्स करने के बाद फाइनल सॉल्यूशन का जो फेज होगा, जो उसका फेज है वही फेज जिस कंपोनेंट का होगा वो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्वेंट, बाकी के बचे हुए 2 कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट, या एक कंपोनेंट जो भी बचा वो सॉल्यूट। तो यहाँ पे सॉल्वेंट कौन होगा, सॉल्वेंट वो होगा जिसका फेज सेम एज फाइनल सॉल्यूशन के जैसा होगा वो सॉल्यूट हो जाएगा, और बचा हुआ जो हो जाएगा रेस्ट इज सॉल्वेंट। ठीक है, और रेस्ट इज सॉल्वेंट, जो बचा, सॉरी फाइनल सॉल्यूट हो गया ना, सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूट, रेस्ट इज, सीधा लिख लो ना, सॉल्यूट कौन हो जाएगा, रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, मेरी बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप किस चीज को मिक्स कर रहे हो, दोनों का फेज सेम है, तब आपको क्या करना है, जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट, जो कम होगा वो सॉल्यूट। जो आपने 10 तक पढ़ा है वो सेम, अगर दोनों का फेज सेम है तब। ठीक है, अगर दोनों का फेज अलग है तो आप क्या करो, पहले दोनों को मिलाओ, फाइनल सोल्यूशन का जो फेज बनता है, अब देखो कि आपके पास जो सोल्यूशन है, दो कंपोनेंट है, उनमें से किसका फेज सेम है, तो आप बोलोगे भाई यही आपका सॉल्वेंट हो गया, बाकी सॉल्यूट। जैसे एग्जांपल ले लो, यहां पर एग्जांपल के लिए ले लो, आपने लिया शुगर प्लस वाटर,
शुगर प्लस वाटर, तो एक सॉल्यूशन बनेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। हमेशा शुगर और वाटर को मिलाओगे तो लिक्विड ही सॉल्यूशन बनेगा, तो इसलिए वाटर हमेशा क्या होगा, सॉल्वेंट, और शुगर क्या होगा, सॉल्यूट। सॉरी मेरे हिसाब से यहां तक बात समझ में आ रही है। एक और एग्जांपल ले लो, आप ले लो सॉल्ट प्लस वाटर, फिर से वही चीज है, सॉल्ट वाटर को मिलाओगे फिर एक सॉल्यूशन बनेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर और सॉल्ट, जो जिसका अब इन दोनों को मिलाओगे तो फाइनल सॉल्यूशन तो वाटर जैसा ही होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका सॉल्वेंट है और ये आपका बेटा क्या है, सॉल्यूट। मेरे हिसाब से यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी, है ना, इसमें दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। और भी कुछ मिला लीजिए ना, क्या मिलाओगे, हल्दी पाउडर प्लस पानी, है ना, या फिर देखो यहाँ आ जाओ, एक और एग्जाम्पल ले लो, हल्दी पाउडर कहाँ मिलाओगे, अल्कोहल प्लस पानी, हॉल प्लस वाटर। अल्कोहल और वाटर को मिलाओगे तो भी एक सॉल्यूशन बनता है, जिस सॉल्यूशन को पीने के बाद आदमी सीधा नहीं रह पाता, कुछ और उस आदमी के अंदर कुछ और ही हो जाता है ना। आपने 10th में पढ़ा होगा कि अनकॉन्शियस टाइप का हो जाता है, लेकिन नहीं, डिपेंड करता है कैपेसिटी पे, है ना, या फिर तरीके पे। तो अल्कोहल और वाटर लिया आपने, दोनों को मिक्स कर दिया, फिर से आपका लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। तो बोलोगे सर अल्कोहल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, अब कौन सॉल्वेंट? तो भाई जो ज्यादा होगा ना, जैसे मान लो अल्कोहल आपने 30 ml लिया, क्या छोटा पाइप, और वाटर आपने इसके अंदर डाल दिया 60 ml, क्या बोलते हो, तो दोनों लिक्विड है और फाइनल सॉल्यूशन भी लिक्विड बन रहा है ना, सॉल्यूशन जो बनेगा लिक्विड बनेगा, दोनों में से ज्यादा कौन है, वाटर ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा सॉल्वेंट और ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। अब इसका उल्टा कर दो, लास्ट एग्जांपल ले रहा हूं, तुमने फिर से अल्कोहल डाला, अल्कोहल और प्लस वाटर, तो फिर से यहां पर एक सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन इस बार तुमने अल्कोहल 60 ml ले लिया और पानी उसके अंदर डाला 30 ml, ठीक है, तो दोनों का फेज सेम है, फाइनल सॉल्यूशन भी सेम बन रहा है। तो जब दोनों का फेज सेम और फाइनल जो दोनों का फेज सेम हो, तब तो जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, तो यहां पर अल्कोहल क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। मेरे हिसाब से यहां तक आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट का फंडा समझ में आ गया होगा, है ना, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं करने में। तो यहां तक आप लोग समझ गए, 10th में जो आपने पढ़ा था वो इनकरेक्ट नहीं था, पर आपको एग्जाम्पल ऐसे दिए जा रहे थे कि वो हर बार सही हो जाते थे, है ना। तो अभी आपको मेरे हिसाब से आ गया होगा समझ में। एक बार कॉपी वॉपी मार लीजिए, जैसे भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, कॉपी मार लीजिए, ठीक है। चलो अब हम लोग समझ गए सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है। तो अब हम लोग सीधा आते हैं, ये छोटा सा पार्ट, अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म, उसके डेफिनेशन पे और उसके लिए आगे क्या क्या कर सकते हैं। तो चलो लिख लो, कॉन्सेंट्रेशन टर्म का डेफिनेशन लिखा देता हूं मैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ठीक है, इसमें क्या लिख देंगे हम लोग कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लिखिएगा, एक नहीं है, एक से काफी ज्यादा है ना। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट, ऐसे लिख लीजिए, यूज्ड टू represents the amount of solute and solvent in solution। कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो भी आप अभी पढ़ने वाले हो, वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म असल में क्या करता है, वो आपको बस इतना बताता है कि आपके पास जो सॉल्यूशन है, ठीक है, आपके पास जो भी सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्या रेशियो है, मतलब मास के टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स में, वेट के टर्म्स में, अमाउंट क्या यूज हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, अच्छा जरा मैं एक चीज यहाँ पे एक छोटा सा बात पहले लिखा दूं, इसके बारे में एक छोटी सी बात लिखा देता हूँ ना, एक छोटा सा टर्म छूटा है। क्या टर्म छूटा है छोटा सा, कहाँ लिख दूं, यही लिख देता हूँ, चलो यही लिख देता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन टर्म के आगे लिख देता हूँ, ठीक है। इसमें आ जाता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म में अपने को 2-3 चीजें पढ़नी है। इसके बाद मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात यहीं पे लिख देता हूँ ना, थोड़ा छूटना नहीं चाहिए ना। आप ऐसा लिख सकते हो कि वेट ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूशन, है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के सॉल्यूशन बनता है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, इसका वेट प्लस इसका वेट इसके बराबर होना चाहिए, तो एक टर्म तो ये, ठीक है, ये काम आएगा। दूसरा वॉल्यूम किसका, ऐसा लिख देता हूं मैं, वेट है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ, सॉरी इसको पूरा ही लिखना पड़ेगा नहीं तो गंदा दिखेगा ना, सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, क्या बोलते हो, ठीक है। लेकिन इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, क्या पॉइंट है,
अभी तो आपको यही यूज करना है, ठीक है, आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, कुछ भी चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए, आइडियल सॉल्यूशन मतलब क्या? आज्ञाकारी सॉल्यूशन नहीं, आइडियल सॉल्यूशन मतलब क्या था? वो सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को फॉलो करता है ओवर द इंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर। लेकिन उतना आपको ध्यान नहीं देना, आप लोग उसको छोड़ो, अभी तो लिख लो बस, मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो क्वेश्चन में आपको साथ बता दूंगा आइडियल सॉल्यूशन। अगर आइडियल सॉल्यूशन नहीं है तो उस केस में क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहां पे लिख लीजिएगा वॉल्यूम, ये नॉट इक्वल टू बस यहां लगा दीजिएगा और इसको लिख दीजिएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहां मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आपको, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन, वहां पे यही फंडा लगता है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिखा के मैं बता दूंगा, ठीक है। ऐसे आपको इस चैप्टर में सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। जब तक मैं ना बोलूं आप दूसरा मत लगाना। वैसे क्वेश्चन आप करोगे ना तो एक ही टाइप का क्वेश्चन होता है, आप पूछोगे सर क्या, तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, वो खुद ही ऐसा क्वेश्चन पूछ देंगे ना, क्वेश्चन में लिख देंगे वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो आप समझ जाओगे वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम ज्यादा हो रहा है। अगर वो कुछ नहीं बोल रहा है तब तो आइडियल सॉल्यूशन है। और जनरली आपको जितने भी आप बुक बनाओगे ना सब में यही मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन ये वाला भी पूछा जाता है, ठीक है, तो उसको मैं अलग से स्पेसिफिक एक जगह पे आपको सॉल्व करके सिखा दूंगा, ठीक है। ऐसे आप कहीं भी आपके दिमाग में आए इस चैप्टर में, अभी आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन में नहीं लगता, वो क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से कवर करवा दूंगा, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। चलिए यहां तक आ जाइए। आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म में अपने को पहला टर्म जो पढ़ना है, पहला टर्म पढ़ना है, आप ऐसा लिख लो, मास बाय मास, मास बाय मास परसेंट ऐसा होता है, या वेट बाय वेट लिख लो ना, वेट बाय वेट परसेंट, या फिर और इसको वेट परसेंट भी लिखते हैं W से वेट, ठीक है, या फिर और इसको लिख देते हैं मास परसेंट, ठीक है। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ रही होगी। देख लीजिए जरा एक बार इसको, वेट बाय वेट परसेंट भी लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन में, वेट परसेंट भी लिखा हुआ मिलता है, W परसेंट लिख देंगे तो वेट परसेंट ही होगा ना, या मास परसेंट भी लिखा हुआ मिल जाता है। तो पहले इसका आप नॉर्मल बात समझना मेरी, जो मैं कहना चाहता हूं, होता क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपने 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया तो उसके अंदर कितना वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको ही बोलते हैं वेट बाय वेट परसेंट। मेरे हिसाब से यहां तक बात समझ में आ रही होगी आपको, है ना। चलो अब देखो इसमें क्या होता है कि मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं पहले, वेट बाय वेट परसेंट। मैं फॉर्मूला निकाल के भी बता देता हूं, है ना। पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट नहीं, मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू 100। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये फार्मूला आया कहाँ से, ला देता हूँ, चिंता ना करिए, ठीक है, उसके लिए टेंशन मत लेना कहाँ से आया फार्मूला, वो तो आ ही जाएगा, ठीक है। ये एक पहला फार्मूला है आप लोगों के लिए वेट बाय वेट परसेंट का, ठीक है। यहाँ मास परसेंट भी लिख सकते हैं आप। देखो मैं आपको एकदम फटाक से समझाता हूँ, ठीक है। एक सेकंड, देखो क्या करना है आपको, मैं क्या करता हूं, ऐसा मान लेता हूं कि मेरे पास W ग्राम सॉल्यूशन है। W ग्राम सॉल्यूशन समझ रहे हो, W ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स X ग्राम सॉल्यूट। मतलब आपने कुछ W ग्राम सॉल्यूशन लिया, एक सॉल्यूशन लिया, पानी वानी मिला हुआ था, उस सॉल्यूशन का W ग्राम है। W ग्राम मतलब मैंने कुछ माना है, कुछ अभी तो वो टर्म नहीं, मैथ नहीं लगा सकता ना, नॉर्मली कुछ भी फॉर्मूला बनाने के लिए W ग्राम सॉल्यूशन लिया, उसका X ग्राम सॉल्यूट था, उस सॉल्यूशन में कुछ सॉल्यूट होगा ही होगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा सॉल्यूट, तो X बाई W ग्राम सॉल्यूट होगा। क्या बोलते हो, 1 ग्राम सॉल्यूशन में, तो बताओ 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा, बताना तो जरा सा। तो भाई मेरे वो हो जाएगा X बाई W इंटू 100 ग्राम सॉल्यूट, ठीक है। अब देख लो जरा, बन गया फॉर्मूला, यही तो लिखा है यार यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये X क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या है W, मास ऑफ सॉल्यूशन ही तो था, W इज द मास ऑफ सॉल्यूशन, और इंटू 100 किया। तो आपको ये फील आ सकता है कि परसेंटेज में करने के लिए कर रहा है, लेकिन नहीं, 100 ग्राम सॉल्यूशन से जब निकालोगे 1 ग्राम में इतना, तो 100 ग्राम में कितना, तो इतना बाई इतना इंटू 100 ग्राम, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ठीक है वेट बाई वेट परसेंटेज के अंदर आपके सॉल्यूट कितने हैं, तो आपको मान के चलना है कि अगर वो वेट बाई वेट बता रहा है तो आपको मान के चलना है कि 100 ग्राम में वो बता रहा है मेरे को, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट है वो मेरे को बता रहा है, ठीक है। अब इसको, अब देखो इसको समझने के लिए एक लिखने वाला टर्म होता है यहाँ पर, जरा मैं ऐसा करता हूँ, इसको इरेज कर लेता हूँ, इसके लिए थोड़ा जगह बना लेता हूँ और फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो एक सेकंड,
चलिए तो इसका क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला आपके पास यही है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है जरा आप समझिए, एग्जांपल समझ लो एक छोटा सा। बोला है 20 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम वाटर, ठीक है। ये आपको लिखा है और आपको बोला है वेट बाय वेट परसेंट कैलकुलेट करिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सिंपल सा चीज़ है, वेट बाय वेट परसेंट कैलकुलेट करिए। तो आप क्या करोगे बताइए, फॉर्मूला क्या है? वेट बाय वेट परसेंट इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट आप बोलोगे 20 और मास ऑफ सॉल्यूशन 100। ऐसा होगा क्या? नहीं, यहाँ क्या दिया, मास ऑफ सॉल्यूशन नीचे डालना है ना। आपने यहाँ देखा फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होगा, NaCl को 100 ग्राम वाटर में मिलाओगे तब तो सॉल्यूशन बनेगा ना, कि 100 ग्राम पानी ले लिया सॉल्यूशन। सिर्फ पानी थोड़ी सॉल्यूशन होता है। हम लोगों ने क्या बोला, सॉल्यूशन होता है 2 और मोर कंपोनेंट का मिक्स करने के बाद जो बना वो सॉल्यूशन, होमोजेनियस मिक्सचर। तो ये 20 ग्राम इसमें डाला तो नीचे कितना आएगा, 120, है ना। हाँ, ये ध्यान रखना है, यहाँ ये गलती नहीं करनी है, इंटू 100। बताइए कितना बन जाएगा, ये इसको कट कर दिया, 1/6 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 1 और लगा ही लेते हैं, है ना। 100/6 40 16 है ना, 16% है ना, अप्रॉक्सीमेटली 16% बोल सकते हैं, ठीक है। 1696, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली, तो अप्रॉक्सीमेटली 16%, ठीक है। तो 16% आ गया। बात समझ पाए आप लोग मैंने कैसे निकाला? चलो एक छोटा सा और क्वेश्चन मैं देता हूँ यहाँ पर, फटाफट इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा लिखो तो एक और क्वेश्चन, एग्जाम्पल की तरह ऐसा लिख लेना कि 20% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन। अब ध्यान से समझिएगा आप लोग, 20% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन, जब भी ऐसे लिखा हो ना तो ये जो होता है NaOH KOH जो भी लिखा हो असल में वही सॉल्यूट है, ठीक है। ये समझ लेना, सर्टेन परसेंट वेट बाय वेट, और जो नाम लिखा होगा ना यहाँ पर, हर क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन उठा लो, जो नाम लिखा होगा यहाँ पर वही असल में क्या होगा, सॉल्यूट। और अगर आप सोच रहे हो सॉल्यूशन तो सर सॉल्वेंट क्या होगा, कुछ नहीं दिया तो पानी होता है, ठीक है। कुछ नहीं दिया है तो पानी होता है, NaOH को पानी में मिलाया है, कुछ नहीं बोला है तो पानी होगा, नहीं तो वो बोल देगा कि NaOH और अल्कोहल का सॉल्यूशन है या फलाना इतना जो भी वो बता देगा, ठीक है। कुछ नहीं बताया तो पानी है। कहने का मतलब क्या, आपको पता है कि 100 ग्राम ही सॉल्यूशन बनाना है, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा जरा। तो देखो यहाँ पर इस डेटा से ना क्या क्या हम लोग पता कर सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि 100 ग्राम अगर मैं सॉल्यूशन लूंगा तो उसके अंदर कितना होगा, 20 ग्राम NaOH होगा। बोलो, ये बात तो समझ में आ रही है ना, क्योंकि ये डिफाइन ही ऐसे हुआ है कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या होगा, 20% वेट बाय वेट NaOH, मतलब 100 ग्राम लेंगे तो 20 ग्राम NaOH मिलेगा, ठीक है। अच्छा तो एक बात बताओ, अगर ये कितना हो गया, ये तो हाँ आपका ये हो गया, तो आप बोल सकते हो तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा बताइए। मास ऑफ सॉल्यूट, ये तो यही तो मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम हो गया। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालोगे आप, मास ऑफ सॉल्वेंट बताइए। तो बोलोगे सर 100 ग्राम का सॉल्यूशन था, 20 ग्राम NaOH डाला था, तो 100 माइनस 20, तो मतलब 80 ग्राम जो है इसके अंदर सॉल्वेंट था। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये असल में NaOH का ही तो वेट है, तो यहाँ पर नीचे क्या हो, जो सॉल्वेंट है वो 80 ग्राम है, लेकिन तो क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है, आपको सिर्फ परसेंटेज दिया, आपने उससे ये सारी वैल्यूज निकाल लिया। तो क्वेश्चन भी यही होता है, आपको सीधा ये लिख के दिया जाएगा, इतना बड़ा डेटा नहीं लिखेंगे, वो तुमको छोड़ देंगे कि भाई इतना लिखा ना मैंने, आप इससे ये इंटरप्रेट कर लो। अगर आप कर पा रहे हो तो आप इस लायक हो कि कुछ क्वेश्चन बना सको। समझ में आ रहा है? ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ सीख के आप क्या होता है, ग्रो करते जाते हो, और फिर जब एग्जाम आता है 2 साल बाद, जो भी 2 साल या 1 साल बाद, तो आप उस लायक हो जाते हो कि आप वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर सको। मतलब आप पहले से क्वेश्चन तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना, लेकिन हाँ टेक्निक तो सीख सकते हो सॉल्व करने की। तो यही वो प्रोसेस होता है जिसे हम धीरे धीरे डेवलप करते हैं, और एग्जाम तक आते आते बहुत अच्छे हो जाते हैं उस चीज़ में, है ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, पता है ना, ये तो कई बहुत जगह पढ़ा होगा। मैं ऐसे याद था तो बोल दिया है ना। चलिए आइए यहाँ पे, मेरे हिसाब से यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसका एक और क्वेश्चन देता हूँ, ये देखिए जरा, ये लिखना 20 ग्राम, ऐसे लिख लो 20 ग्राम सॉल्यूशन, 20 ग्राम सॉल्यूशन, ऐसे लिख लो 20 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ 20% वेट बाय वेट, 20% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन, NaCl 20% वेट बाय वेट NaCl। अब देखो जरा इसमें क्या करना है, अब ध्यान से समझिएगा। आपको क्या बोल दिया, 20 ग्राम का मतलब जो सॉल्यूशन है ना आपका वो 20 ग्राम का है, और उसके अंदर NaOH क्या है
20% है। अब आप सोचोगे सर आपने तो अभी बोला कि सॉल्यूशन 100 ग्राम में बताना है, E20 में पूछ रहा है, उसको 20 में पूछने दो ना, तुमको क्या पता है 20 ग्राम NaOH सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा बताइए तो। मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर भाई मेरे 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 20 ग्राम NaCl होगा, कोई दिक्कत इसमें? तो बताओ 1 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना होगा? तो 20/100 ग्राम्स NaCl। तो 1 ग्राम सॉल्यूशन पता चल गया, तो 20 ग्राम सॉल्यूशन में नहीं पता लगा लोगे 20 ग्राम सॉल्यूशन में, अरे यूनिटरी मेथड है मेरे भाई। 20/100 इंटू 20 ग्राम NaCl, क्या बोलते हो ये कितना आ जाएगा? 4 ग्राम तो आ जाएगा यार, ये लड्डू से ये कट गया, ये लड्डू से ये कट गया, 4 ग्राम तो आ गया 4 ग्राम NaCl। क्या समझ में आया क्या कुछ? या फिर देखो इससे भी आसान, ये तो मैंने यूनिटरी लगा दिया ना, ये आपको पता है, तो मतलब ये इसके अंदर 100 ग्राम के अंदर 20 ग्राम, तो 1 ग्राम के अंदर 100 को नीचे ले जाओ तो 1 ग्राम में पता चलेगा, तो 20 ग्राम में कितना होगा, तो जो दिया था हो गया। या फिर आपको पता है ना 20 ग्राम का 20% NaCl है, गेम खत्म। 20 ग्राम सोल्यूशन में 20% NaCl है, मतलब इसमें दूसरे तरीके से आप बोल सकते हो कि वेट ऑफ NaCl इज कितना, 20 का 20%, तो 20 का 20% कितना हो जाएगा? इतना है ना, 10th में इतना मैथ सीखा है आप लोगों ने, तो क्या हो गया भाई, वही हो गया ना फिर तो 4 ग्राम, गेम खत्म। मेरे हिसाब से इसमें तो डाउट नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं है ना टर्म। चलिए अब आ जाइए छोटा मोटा एक और क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं, ठीक है? या फिर ऐसा मैं करता हूँ ना, आगे कंटिन्यू करता हूँ, और अभी क्वेश्चन मेरे पास तुरंत अवेलेबल नहीं है, मतलब देखना होगा तो टाइम लग जाएगा, तो क्या करता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, मतलब नेक्स्ट टर्म की तरफ। पहला टर्म क्या था, वेट बाई वेट। अब भाई आ जाइए दूसरा टर्म। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है? ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे, इसका पहले तो समझ लेना कि मास ऑफ, इसका डेफिनेशन टाइप क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखो मैं बताता हूँ, लोग ना जनरली इसमें और इसमें कंफ्यूज रहते हैं, और इन दोनों में रिलेशन भी पता नहीं होता लोगों को, तो जरा हम लोग रिलेशन भी डिराइव कर लेंगे, है ना? चलिए, तो यहाँ पे क्या बोला मैंने, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। चलिए, तो कोई बोलेगा सर फॉर्मूला बताओ, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का बेटा फॉर्मूला हो जाता है, ऊपर लिख लो मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है? लेकिन वेट सॉल्यूट का मास ग्राम में देते हैं और ये वॉल्यूम ml में होता है। चलिए वो तो क्वेश्चन अभी आप देख लोगे, तो नीचे क्या लिख लोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है? अब बोलोगे कि सर फिर 100 से मल्टीप्लाई किया, तो फॉर्मूला मैं बना दूंगा, फॉर्मूला के लिए प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये वाला फॉर्मूला बना देता हूँ, तो आप अपने आप सीख जाओगे कि फॉर्मूला बनाते कैसे। लेकिन एज सच मेरी बात अगर मानोगे तो फॉर्मूला आपको बनाना नहीं है, याद ही रखना है फाइनली, है ना? तो आपको तो याद ही रखना है, बनाने जैसा आपके पास कुछ नहीं है वो सब, ठीक है? चलिए, तो मैं ऐसा करता हूँ ना, इस पर दिखा देता हूँ आपको, आप जैसे समझ लो, जैसे यहाँ पे किया था, आप समझ लो कि VmL सॉल्यूशन है आपके पास, जिसके अंदर x ग्राम सॉल्यूट है, ठीक है? तो 1 ml के अंदर कितना होगा, 1 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना ग्राम सॉल्यूट होगा, तो x बाई वी ग्राम सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है? तो 1 ml के अंदर इतना है सॉल्यूट, तो बताओ 100 ml के अंदर कितना होगा, 100 ml के अंदर सॉल्यूशन के अंदर, तो भाई x बाई वी इंटू 100 ग्राम सॉल्यूट। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ये 100 असल में परसेंटेज के लिए नहीं है, ये बता रहे भाई 100 ग्राम में कितना होगा, परसेंटेज जैसा फील आता है, पर वो असल में यूनिटरी मेथड से वहां तक पहुंचे, तो आपको फाइनली ये फॉर्मूला ही याद रखना है, ठीक है? हाँ, लेकिन ये याद रखिएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है यहाँ पे, और ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट है। चलो, तो जरा इसको एक बार कॉपी मार लो। चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्वेश्चन कर देता हूँ यहाँ नीचे, यहीं पे थोड़ा जगह है ना, इसमें कर लेते हैं। चलिए, तो लिख लीजिएगा, एक एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख लीजिए कि अगर आपको बोला जाए कि 20% वेट बाय वॉल्यूम NaOH सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या है, आपको ये बोला जा रहा है, ध्यान समझिएगा, कि आपके पास अगर 100 ml सॉल्यूशन लोगे आप, तो आपको उसके अंदर कितना मिलेगा, 20 ग्राम NaOH मिलेगा। बोलो, बात समझ में आ रही? अब अगर मैं बोलूं कि सॉल्यूट कितना होगा, है ना, ये बहुत बड़ा कांड होता है, तो
तो लोग क्या करते हैं, देखो ये ml ये वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम में से मास नहीं घटा सकते। आप जानते हो ना प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम यूनिट वाले में से सेम यूनिट को घटा सकते हैं या फिर जोड़ सकते हैं। मल्टीप्लाई तो कोई किसी यूनिट में हो जाता है, याद रखिएगा, प्लस और माइनस सिर्फ सेम यूनिट में होता है। मल्टीप्लाई डिवाइड तो किसी भी यूनिट में मार दो, आप कोई दिक्कत नहीं है ना, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। लेकिन जब आप प्लस या माइनस करते हो तो उस केस में आपको देखना पड़ता है कि जिस चीज को आप प्लस कर रहे हो, जिस चीज को माइनस कर रहे हो, है ना, उसका यूनिट क्या है। समझ पा रहे हो? चलिए, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूट कैसे निकलेगा भाई। तो ऐसे जब भी आपसे सॉल्यूट पूछा जाएगा तो यहाँ आपको कुछ डेंसिटी दी जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर सॉल्यूशन में दे दी है कि जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी किसकी, सॉल्यूशन की दे दी है, मान लो 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है, इतनी दे दी है बस, और कुछ नहीं है। अब तो बात खत्म। ये आपका देखो, अब आपको फॉर्मूला पता होगा ना, यहाँ पे ही लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा जगह बना के यहीं पे इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, है ना। तो देखो आपको क्या पता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, क्या बोलते हो, डेंसिटी आपको 1.2 पता है, तो मास निकाल सकते हो आप। मास क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है बेटा, 1.2 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम कितना है, 100 ml। तो देखो ml से ml कट गया, ग्राम में आ गया ना। तो मास क्या आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन क्या आ जाएगा आपके पास, मास ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा 120 ml। समझ में आया, ये मास ऑफ सोल्यूशन हो गया। अब गेम खत्म है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको पता चल गया कि 120 ग्राम है, उसमें से 20 ग्राम क्या है, NaOH, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा बताइए, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 120 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 100 ग्राम। देख लीजिए जरा यहाँ पे, मेरे हिसाब से यहाँ तक बात समझ में आ जानी चाहिए आपको, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। वेट बाई वेट वाला जो आपका रिलेशन है ना, वेट बाई वॉल्यूम वाला, वेट बाई वॉल्यूम, इससे अगर डायरेक्ट आपको बोले ना कि सॉल्वेंट का मास बता दो, ठीक है, बोल दो सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट का आप डायरेक्टली नहीं बता सकते हो, आपको डेंसिटी देनी पड़ेगी सॉल्यूशन। या फिर एक ध्यान से सुनिएगा, अगर क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया गया है डेंसिटी, तो वो मान के चलेगा कि पानी है, और उस केस में मैंने कई बार आपको बोला भी है कि पानी का जो डेंसिटी होता है, पानी की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर ml मान लीजिएगा। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो आपको मानना है ये चीज यूनिवर्सल है। डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml मान के क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। अगर आपको जबरदस्ती पूछा ना तो कर दो, यहाँ तो दे दिया क्वेश्चन में, अगर नहीं देता तो क्या करना है, 1 ग्राम पर ml मानना है और फटाफट क्वेश्चन लगा देना है, ठीक है। तो इसको जरा एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। मैं हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जो भी आपके पास वो कर लीजिए। अब एक अपने पास एक छोटा सा चीज बचा है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो ये तो मैं फटाफट खत्म कर देता हूँ, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में ज्यादा नहीं होता। हाँ, इससे पहले मैं जरा एक रिलेशन आपको बता दूं, वेट बाई वेट में और वेट बाई वॉल्यूम में रिलेशन बता दूं, है ना। देखो जरा, अभी आपने क्या देखा, देखो यहाँ एक रिलेशन है जो आपके बहुत काम आने वाला है, वो तो आएगा ही आएगा, ये वाला रिलेशन। यहाँ पे लिखना वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, क्या लिखोगे आप लोग बेटा, आप लिखोगे मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है ना। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। एक और बात बताइए, आप जानते हो ना कि डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो आप क्या बोलोगे, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम, सॉरी मैंने ऐसे, इसको मत ऐसे लिखिए, इसको लिखिए मास ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे लिखो। इसी फॉर्मूले में मास को इधर रख रहा हूँ, वॉल्यूम को दूसरी साइड ला रहा हूँ, ठीक है। तो आप लिख लो मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, वही सॉल्यूशन का ही चाहिए, है ना। चलिए, तो ये वाली चीज जो मैंने लिखी ना यहाँ पर, बस इसको क्या करो, ये मास को, वॉल्यूम को आप क्या पुट कर सकते हो, नहीं सॉरी, इसको आप ऐसे मत पुट करो, आप वॉल्यूम इधर ले आओ। सॉरी, मैंने थोड़ा सा रॉन्ग कर दिया, इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रॉन्ग नहीं किया है, फॉर्मूला बस अलग तरीके से लिख दिया। आइए जरा ये लिख लो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखो ना, मेरे को वॉल्यूम में चाहिए ना, यहाँ वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को आप क्या लिख सकते हो बताओ तो, मास ऑफ सॉल्यूशन बाई डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। याद रखना, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बोला है, सॉल्वेंट नहीं बोला है, ठीक है। अब इसको लगा लो, हाँ वही हो गया, बस लिखने का तरीका थोड़ा अलग था उसमें। अब इस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को यहाँ पुट कर दो, बात समझना, काम का फॉर्मूला ही बनेगा, आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो कैसे याद रखोगे, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू, ऊपर क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाई, नीचे क्या लिख दोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह मास ऑफ सॉल्यूशन बाई डेंसिटी, तो मास ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी को मैं d लिख देता हूँ, ठीक है, चलेगा ना, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे d और इंटू 100 तो यार था ही था,
चलिए ठीक है, मैं डेंसिटी को आगे लिख देता हूँ ना, यहाँ नहीं लिखता हूँ, इंटू 100 इंटू डी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, डी स्टैंड्स फॉर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। अब देखिए जरा, आप इसको बताओ, आपने ये फॉर्मूला कहाँ देखा, ये देखो, मास ऑफ सॉलिड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 क्या है, वेट बाई वेट परसेंट, है ना, वेट बाई वेट परसेंट, तो यही तो फार्मूला था। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू वेट बाई वेट परसेंट इनटू डेंसिटी। बोलो बात समझ में आई क्या, देखो तो, और ये डेंसिटी किसकी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। और इस वाले फॉर्मूले को ना स्टार लगा के लिख लो, क्योंकि मोलैरिटी वाला जब मैं पढ़ाऊंगा ना, मोलैरिटी वाला, तो ये वाला वहाँ पर फंडा वहाँ लगने वाला है, ठीक है। ये बहुत अच्छे से याद रखना, वेट बाई वॉल्यूम इक्वल टू वेट बाई वेट इनटू डेंसिटी, डेंसिटी किसकी, सॉल्यूशन की। और मेरी मानो तो ये भी याद रखना कि ये डेंसिटी आप पुट करोगे ना, ये डेंसिटी ये ग्राम पर ml में होना चाहिए। अगर आपको यूनिट याद रहे तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। ये डेंसिटी ग्राम पर ml में, पूरे मोल चैप्टर में ग्राम पर ml में लेना। आपको देगा तो वो जनरली ग्राम पर ml में ही देगा। अगर मान लीजिए बाई चांस के सामने वाला चाहता है कि आप गलत करो, तो आपको तो फॉर्मूला पता है, लेकिन क्या होगा, वो यूनिट चेंज करके दे देगा। तो आप फिर क्या करना, उसको ग्राम पर ml में चेंज कर लेना, गलती नहीं होगी, गलती रिड्यूस करना है ना। जितना कम गलत बनाओगे उतना मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में, जितना मजा आएगा उतना ज़्यादा और सॉल्व करोगे, है ना। अपने को तो यही करना है ना, मजा आना चाहिए कोई काम करने में। अगर आ ही नहीं रहा तो क्या फायदा उस काम को करने का ना। चलिए, तो ये हो गया। अब एक छोटा सा वॉल्यूम और वॉल्यूम परसेंट बता देता हूँ, ठीक है। उसमें लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। 2 हो गया था, 2 टर्म यहाँ तक आप लोगों ने कवर कर लिए थे। थर्ड टर्म है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। ये क्या होता है, अब इसमें भी लिखने की जरूरत नहीं, मैं चाहूँ तो बोल देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट का हो जाता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना, किसमें, 100 ml में, ठीक है, 100 ml में। तो ये आपको वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का फार्मूला होगा। लेकिन एज सच ये फार्मूला आपको उतना यूज नहीं आने वाला है। मैं पहले ही बता दूं, आपको यही 2 फार्मूले शुरुआत के यूज में आने वाले, और ये खूब यूज में आएंगे, यूज में नहीं आएंगे, खूब यूज में आने वाले हैं, ठीक है। तो आज का हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म यहीं तक रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और मोलैरिटी से कंटिन्यू करेंगे, और बहुत मजा आने वाला है। इसको रिवाइज करके आइएगा, जब भी अगला लेक्चर आप मोल का आपको मिले, आप उसको देखो तो उससे पहले पक्का इसको रिवाइज कर लेना। मोल का मतलब इन द सेंस की मोलैरिटी की बात करूं, मैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे आ चुका हूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।